हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब अपन दोस्तों बात कर रहे थे सोइल साइंस के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट की, बोले तो पादप पोषक तत्वों की। ठीक है। और इसमें अपन ने बहुत सारे पढ़ भी लिए थे कि माइक्रो कौन से होते हैं, मैक्रो कौन से होते हैं, फिर प्राथमिक कौन से होते हैं, संरचनात्मक कौन से होते हैं, ठीक है, फंक्शनल कौन से होते हैं। तो वो सारे अपन ने एक बार पढ़ लिए थे। अब अपन इनका आगे बेटा वर्गीकरण है, और ठीक है, उसको अपन आगे निरंतर बढ़ाते हैं। तो वो वर्गीकरण देखो, यहाँ से वर्गीकरण से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है बेटा। बहुत बार वर्गीकरण से क्वेश्चन पुटअप होता है, और वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, वो भी मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ आपको। पीछे भी मैंने बताया था कि सल्फेट से क्वेश्चन आया हुआ था, वो किस प्रकार से आया था सल्फेट से, उसके बारे में भी अपन ने चर्चा की थी। ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन बेटा कि कार्य के आधार पर वर्गीकरण, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे अपन। ठीक है। हेलो, पोषक तत्वों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। कार्य के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है वो अपन को देखना आगे। तो कार्य के आधार पर बेटा इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। जैसे अपन बात करें कि ऊर्जा नियामक तत्वों के आधार पर किया गया है, वाहक का कार्य करता है। जैसे कुछ पोषक तत्व उनका ना, उनको अलग भागों में डिवाइड किया गया है, उत्प्रेरक के रूप में उनको अलग से विभाजित किया गया। ये सारे वर्गीकरण यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। यहाँ से क्या है, छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पोषक तत्व है ऊर्जा नियामक है, या कौन सा पोषक तत्व है एंजाइम की तरह कार्य करता है। तो ये सारे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने वाले क्वेश्चन है। मेनली आपको बस बेटा ज्यादा आपको थ्योरेटिकल तरीके से नहीं पढ़ना है, आपको इसे पढ़ना है कि अपना काम भी हो जाए, अपना क्वेश्चन आए वो भी सोल्व हो जाए, उस तरीके से पढ़ना है। पहले बात करें बेटा कार्यक्रम में, तो पहले अपन बात करें तो पहला हो जाएगा बेटा अपना ऊर्जा नियामक तत्व। क्या हो जाएगा, ऊर्जा नियामक तत्व। ठीक है। ऊर्जा नियामक तत्व जो वो तत्व जो ऊर्जा का क्या करते हैं बेटा, संग्रहण करते हैं और स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। ऊर्जा का क्या करेंगे बेटा, ये पोषक तत्व संग्रहण करेंगे और स्थानांतरण करेंगे। संग्रहण भी करेंगे और उसका क्या करेंगे, स्थानांतरण भी करेंगे। तो ये संग्रहण करने का और स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। तो वो कौन कौन से पोषक तत्व, तो मेनली आपको बेटा ध्यान रखना है सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर। ऊर्जा नियामक तत्व कौन कौन से बेटा, वो तत्व है जो ऊर्जा का क्या करते हैं बेटा, संग्रहण करते हैं और उसका स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। उन तत्वों को क्या कहते हैं, ऊर्जा नियामक तत्व कहते हैं। और इसमें मेनली आपको तीन इंपॉर्टेंट याद रखना, सोडियम, फास्फोरस, सॉरी बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये क्या बेटा ऊर्जा नियामक तत्व है। ठीक है, क्या ऊर्जा नियामक तत्व है। इसके बाद में अपन बात करें अगली, तो अगले हो जाएंगे बेटा नियंत्रण वाहक तत्व। वाहक की तरह कार्य करते हैं जो, ठीक है, नियंत्रण वाहक तत्व मतलब वाहक की तरह कार्य करने वाले तत्व कौन कौन से, पोषक तत्व कौन कौन से। तो वाहक की तरह कार्य कौन कौन से पोषक तत्व करते हैं, वो ध्यान रखना आपको। कैल्शियम करता है, मैग्नीशियम करता है और पोटेशियम करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। कैल्शियम क्या करता है बेटा, ये मध्य पटलिका का कार्य करता है, और मैग्नीशियम क्या है, क्लोरोफिल के लिए चाहिए, और पोटेशियम बेटा रंध्रों को खोलने व बंद करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, देखो नियंत्रण भी करने का भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम के बिना क्लोरोफिल नहीं होगा, तो नियंत्रण कर रहा है एक तरह से। ठीक है। अगर पोटेशियम की बात करें तो ये रंध्रों को खोलने का कार्य कर रहा है और बंद करने का कार्य कर रहा है, तो ये नियंत्रण की तरह भी कार्य कर रहा है और वाहक की तरह भी कार्य कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना, तीनों पोषक तत्व है। अगले जाएंगे एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य, मतलब जो प्लांट के अंदर गतिविधियां उपापचय क्रिया होती है, उनके अंदर जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उत्प्रेरक एंजाइम की तरह करने वाले पोषक तत्व। ठीक है,
एंजाइम उत्प्रेरक एंजाइम की तरह कार्य करने वाले पोषक तत्व कौन कौन से, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बेटा जितने भी अपने सूक्ष्म पोषक तत्व पढ़े थे, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व पढ़े थे, कौन कौन से सूक्ष्म तत्व, एफ हो गया, एमएन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, तो सारे क्या करते हैं बेटा, एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो कौन कौन से करते हैं आपको, Fe, Mn, Zn, ठीक है, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और नाइट्रोजन भी कर सकता है कभी कभार, तो नाइट्रोजन का ध्यान नहीं रखना, इतना ही ध्यान रखना आपको कि Fe ये भी उत्प्रेरक का कार्य करता है, आयरन भी, मैग्नीज भी उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिंक भी उत्प्रेरक का कार्य करता है, कॉपर भी उत्प्रेरक का कार्य करता है, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन भी उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ से आपके क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नहीं कि कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा। और ये सोइल साइंस की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद में आता है संतुलिकारी तत्व, बैलेंस तत्व भी बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। संतुलिकारी तत्व या बैलेंस तत्व, ठीक है। संतुलिकारी तत्व या बैलेंस तत्व आपको याद रखना है, कौन कौन से, ज्यादा इनको याद नहीं रखना। जैसे अपन बात करें तो इसमें बेटा सोडियम कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम, दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने। तीसरा इसमें आप वो ऐड कर सकते हो पोटेशियम, तीसरा पोटेशियम भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेनली आपको सोडियम और मैग्नीशियम याद रखना है कि संतुलितकारी तत्व कौन कौन से है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ठीक है। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन से, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से, तो सोडियम और कैल्शियम है बेटा। कोशिका तत्व की, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, पारगम्यता के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से, तो ध्यान रखना है बेटा, आपको पारगम्यता के लिए दो ही पोषक तत्व याद रखना है, एक सोडियम और दूसरा कैल्शियम। ये कोशिका जो झिल्ली होती है बेटा, उसकी पारगम्यता के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। जो भी बेटा अपना पोषक तत्वों की कार्य के आधार पर कौन सा पोषक तत्व क्या कार्य करता है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे अपन पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर। पोषक तत्वों, अब देखो गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण, यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इस वर्गीकरण से क्वेश्चन पुटअप होगा ही होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। देखो अपन पादप में इनकी गतिशीलता अलग देखते हैं और सोइल में इनकी गतिशीलता अलग अलग होती है, ठीक है। तो अपन पहले बात करते हैं कि पादप में इनकी गतिशीलता, इसमें एक तरफ पादप लिख देते बेटा और एक तरफ अपन सोइल लिख देते, ठीक है। पादप और सोइल में इनकी गतिशीलता देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे पादप में सबसे अत्यधिक गतिशील कौन से होते हैं, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा अत्यधिक गतिशील, ठीक है। जो बहुत अत्यधिक, मतलब हम जैसे ही प्लांट को देते हैं और तुरंत लेके क्या ऊपर की पत्तियों में चल जाते हैं, उनके लक्षण भी अपन क्या नीचे की पत्तियों में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, अत्यधिक गतिशील में हो जाएगा NPK, ठीक है, NPK और CA, NPK, Mg, MO और क्लोरीन, ठीक है बेटा। ये पादप में बहुत अत्यधिक गतिशील, अगर आप जैसे ही प्लांट को दोगे तो प्लांट तो उनको तुरंत इनको ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद कहाँ चले जाएंगे, प्लांट के ऊपरी भाग में चले जाएंगे। इसलिए इनके लक्षण कहाँ देखने को मिलेंगे, अपन नीचे की पत्तियों पे या पुरानी पत्तियों पे देखने को मिलेंगे। मध्यम गतिशील की बात करें बेटा, जो मध्यम गतिशील है तो वो ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिंक, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एकमात्र पोषक तत्व मध्यम गतिशील जो कौन सा है, जिंक है। आप जिंक को जैसे ही दोगे तो ये बहुत प्लांट ग्रहण कर लेगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। तो ये कैसा है, मध्यम गतिशील पोषक तत्व है। अल्प गतिशील, अल्प गतिशील मतलब
जैसे अपन प्लांट को दे जैसे प्लांट को देते हैं बेटा, वो धीरे धीरे उनको क्या करता है, ग्रहण करने का कार्य करता है। देते ही क्या करता है बेटा, धीरे धीरे ग्रहण करेगा। कौन कौन से, वो Fe हो गया, Cu हो गया, Mn हो गया और सल्फर हो गया। Fe, Cu, Mn और सल्फर, ये क्या इनको धीरे धीरे ग्रहण करने का कार्य करते। 14 हो जाएगा बेटा अपना HL। मतलब आप इनको जैसे ही दोगे वैसे की वैसी स्थिति में रहेगा, इनको ना तो कोई प्लांट से मतलब है, मतलब जैसे दोगे उसी अवस्था में पड़े रहेंगे। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो प्लांट है उसके अंदर क्या रहेंगे बेटा, अगतिशील रहेंगे। क्या रहेंगे, अचल या अगतिशील बोल सकते हो। और ध्यान रखना है बेटा, कैल्शियम बोरोन तो चले ही कोनी, कैल्शियम और बोरोन तो चले ही कोनी, दोनों का ध्यान रखना है। कैल्शियम और बोरोन दोनों बेटा मृदा में सॉरी पादप में क्या है, अगतिशील है। ठीक है, ये हो गया अपना पादप का क्लासिफिकेशन। पादप का क्लासिफिकेशन फिर ध्यान रखना, अत्यधिक गतिशील एनपीके, एमजीओ और क्लोरीन है। मध्यम गतिशील जिंक है। अल्प गतिशील चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, वो कौन सा बेटा, एफई, सीयू, एमएन और सल्फर है। अच्छा, जो चलता ही नहीं है आपको प्लांट में, वो इसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखेंगे, ऊपर की पत्तियों में या शीर्ष कलिकाओं में दिखाई देंगे, कैल्शियम के और बोरॉन के। ठीक है, मृदा में वो सॉरी पादप में क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। अब देखते हैं बेटा अपन सोइल में। तो सोइल में अत्यधिक गतिशील कौन कौन से, पहले जाएंगे अत्यधिक गतिशील। ठीक है, तो बेटा इसमें अत्यधिक गतिशील में आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का भी कौन सा फॉर्म है तो ध्यान रखना, NO3 माइनस, जो बोले अपन नाइट्रेट बोलते बेटा, वो वाला। ठीक है, नाइट्रेट हो जाएगा सल्फर, बोरोन, क्लोरीन, नाइट्रेट, सल्फर, बोरोन, क्लोरीन और मैग्नीज। ये क्या है बेटा, ये सोहिल में भी अत्यधिक गतिशील है। सोहिल में क्या है बेटा, अत्यधिक गतिशील है। इसके बाद बात करें अपन कम गतिशील, तो ध्यान रखना कम गतिशील। ठीक है बेटा, कम गतिशील कौन कौन से, तो कम गतिशील में NH4 प्लस, NH4 प्लस हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है किसमें, कम गतिशील में या चलते बोलते। ठीक है, Fe और Cu भी इसी में आएगा। ठीक है, Fe और Cu भी इसी के अंदर आएगा। इसके बाद में जो प्लांट में चलते ही नहीं है, सोइल में क्या होते हैं, सोइल में अगतिशील, सोइल में चलते नहीं बेटा। सोइल में आप जैसे डालोगे उसी अवस्था में पड़े रहेंगे, जैसे डालोगे वैसे के वैसे मिलेंगे आपको फास्फोरस और जिंक। फास्फोरस और जिंक बेटा ध्यान रखना, सोइल के अंदर जैसे डालोगे उसी अवस्था में गिरे रहेंगे फास्फोरस और जिंक। अब देखो क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा कि वह पोषक तत्व है जो प्लांट में तो गतिशील है लेकिन मृदा में अगतिशील है। प्लांट में तो क्या बेटा, गतिशील है लेकिन मृदा में अगतिशील है, फास्फोरस। क्या बेटा, फास्फोरस। ध्यान रखना, इधर देखो आप अत्यधिक गतिशील में फास्फोरस आ रहा है इधर, प्लांट की बात करें तो। और सोइल के अंदर देखो फास्फोरस जिस अवस्था में डालोगे उसी अवस्था में गिरा रहेगा। बेटा वर्गीकरण से यहां से क्वेश्चन आता है, तो ये आपको याद रखना ही रखना है, ये नहीं कि भूल जाओ कहीं। वर्गीकरण का क्वेश्चन गलत मत कर देना। इसके बाद में इनकी कमी के लक्षण दिखने के आधार पर एक प्लांट में इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, ये कोई प्लांट है, ये कोई अपने के प्लांट है। ठीक है, अब इसमें कमी के लक्षण कहाँ का किसके दिखाई देते हैं। अगर बात करें बेटा इन पुरानी पत्तियों में या निचली पत्तियों में अपन बात करें तो NPK जो अत्यधिक गतिशील रहेंगे उनके नीचे दिखाई, क्योंकि अपन जैसे डालेंगे प्लांट उनको तुरंत ऊपर क्या कर लेगा, NPK, Mg और MO। ध्यान रखना बेटा इनके लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पे। ठीक है, या निचली पत्तियों पे, पुरानी पत्तियों पे या नीचे की पत्तियों पे इनके लक्षण क्या देंगे बेटा, आपको दिखाई देंगे। इसके बाद में बात करें बेटा
नई व ऊपरी पत्तियों में, नई व ऊपर वाली पत्तियों की बात करें बेटा, नई व ऊपर वाली पत्तियों की बात करें तो इसमें किसके दिखाई देंगे, तो आपको ध्यान रखना है Fe, Mn, Cu और सल्फर। Fe, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और सल्फर के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं बेटा, ऊपरी पत्तियों में, ऊपरी पत्तियों में इनके लक्षण क्या अपन को दिखाई देंगे। ठीक है, अपने पहले पढ़ा था कि मध्य वाली पत्तियां, जो मध्य भाग की पत्तियां या मध्य में किसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो जिंक के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं बेटा, मध्य वाली पत्तियों में, मध्यम वाली पत्तियों में या मध्य वाली पत्तियों में। ठीक है, अब देखो अपने पढ़ा था कि कैल्शियम, बोरोन तो हालन चाले, तो कैल्शियम और बोरोन मृदा के डाले नहीं तो हलन चाले, तो इनके लक्षण बेटा ये शीर्ष का लिखा है ना, यहाँ पे पत्तियों के अगले नोड पे दिखाई देंगे अपन को। ठीक है, तो कहाँ पे दिखाई देंगे, शीर्ष भाग में, शीर्ष भाग में किसके लक्षण दिखाई देंगे, कैल्शियम और बोरोन के, कैल्शियम और बोरोन के क्या लक्षण दिखाई देंगे अपन को, शीर्ष भाग में दिखाई देंगे। फिर इनको अपन अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि जीवित स्थानों पे किसके दिखाई देते हैं और मृत स्थानों पे किसके दिखाई देते हैं। तो जीवित स्थानों पे बेटा पोटेशियम और मोलिब्डेनम की दिखाई देते हैं, और मृत स्थानों पे किसके दिखाई देते हैं, मैग्नीज और Fe के। ठीक है, इनको फिर अपन दो भागों में डिवाइड कर देंगे, कितने भागों में, दो भागों में। एक तो वो बेटा जो जीवित स्थानों पे दिखाई देते हैं अपन को, जीवित का मतलब पत्ती प्लांट से जुड़ी हुई है, उस पे अपन को दिखाई देंगे, पत्ती हरी भरी है लेकिन फिर भी उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखना उनसी में निचले में पोटेशियम और मोलिब्डेनम के। ठीक है, अगर अपन बात करें कि पत्ती मृत पत्ती सूख चुकी है, उसमें लक्षण दिखाई दे रहे, तो सूखी हुई पत्ती में किसके लक्षण दिखाई देंगे अपन को, NPK के। ठीक है बेटा, Mn और Fe के, सॉरी Mn और Fe के लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब जीवित स्थान है तो वहां पे पोटेशियम और मोलिब्डेनम के, मृत पत्ती क्या बेटा, मृत स्थानों पर स्पॉट बिना धब्बे बना। ठीक है, धब्बा नहीं बनेंगे वहां पे अपन दिखाई देते तो Mn और Fe के। ठीक है, ये बहुत गहराई की बात होगी लेकिन आपको याद रखना है, Mn और Fe के दिखाई देंगे। इसी प्रकार इनको भी अपन दो भागों में डिवाइड कर देंगे ऊपर पत्ती वालों में, एक तो हरिमा से हरिमयता, और दूसरा जो मतलब एक तो जैसे मान लो पत्ती वो सूख गई और उसमें हरिमयता के लक्षण दिखाई दे रहे तो वो किसमें दिखाई देंगे, और एक अपन के जो पीली शीरा, ठीक है, हरी शीरा और पीली शीरा किसमें, तो Mn और Fe की कमी से हरी से दिखाई देगी और पीली शीरा की कमी से दिखाई देंगी सल्फर की कमी से। तो बेटा मर्द स्थानों में Fe और ये नहीं आएगा। ठीक है ना, सॉरी मर्द स्थानों में आपको ध्यान रखना बेटा थोड़ा सा, मर्द स्थानों में जो स्पॉट के साथ दिखाई देंगे वो Np और Mg, Np और Mg के दिखाई देंगे बेटा, Np Mg के दिखाई देंगे। ठीक है, फिर इनको फिर दो भागों में डिवाइड कर सकते हो आप कि हरी शीर्ष और पीली शीर्ष। हरी शीर्ष के रूप में मैग्नीशियम के दिखाई देंगे और पीली शीर्ष के रूप में नाइट्रोजन के लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज की क्लास के लिए अभी इसके बाद में बेटा जो अगला टॉपिक चलेगा उसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जैसे अपन प्रत्येक के अपन लक्ष्य वो पढ़ेंगे कि क्या काम में आता है न्यूट्रिएंट, उसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो वहां से क्वेश्चन पुटअप होगा ही होगा। तो ये देखना है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना